इस वक्त की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन 23 किलोमीटर तक चले राहुल गांधी और किस तरीके से मिला है जन समर्थन। बताएंगे आपको भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बीजेपी के बाद आरएसएस को भी सुनाई देने लगी है खतरे की घंटी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मस्जिद तक जाना पड़ा है, इमामों से बातचीत करनी पड़ी है। दोस्तों बताएंगे भारत जोड़ो यात्रा की वजह से क्या बीजेपी की हिलने लगी है तख्त, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर वीडियो फैलाया जा रहा है दोस्तों, जिसके बाद बड़ी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ने दी थी लीगल नोटिस की धमकी। और आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो लीगल नोटिस थमा दिया गया है, इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता गिरफ्तार किया गया है धोखाधड़ी के मामले को लेकर, जिसकी तस्वीर जेपी नड्डा के साथ में है और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में है। पूरी डिटेल में आपको जानकारी पहुंचाएंगे। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश चुनाव के अंदर क्या होने वाला है बड़ा परिवर्तन, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा की तस्वीरें लगाकर राज्य के मुख्यमंत्री को ही कर दिया गया है किनारा। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के कारण ही मोहन भागवत को मस्जिद जाना पड़ रहा है, इमामों से बात करनी पड़ रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के 14वें दिन भी लगातार पार्टी को लीड करते नजर आए। 23 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता से मुलाकात की है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी ने हमला किया है कि नोटबंदी और जीएसटी नरेंद्र मोदी की गलतियां नहीं बल्कि छोटे व्यवसायी को पूरी तरीके से नष्ट करने वाली सोची समझी साजिश थी। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जयराम रमेश ने सूचना दी है कि राहुल गांधी ने आईटी और एमएसएमई से जुड़े क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक की है और इस दौरान लंबी चौड़ी संवाद के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार की जमकर लोगों ने पोल खोली है। वहीं पर जयराम रमेश ने जानकारी दी है कि नोटबंदी और जीएसटी के मामले को लेकर भी लोग काफी नाराज है। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के तहत एक बड़ी रैली को संबोधित किया है दोस्तों। देर रात राहुल गांधी की इस रैली की तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उम्मीद की लौ बनकर अंधेरे से लड़ रहा है कोई, जैसे फैला चारों ओर उजियाला है, लगता है सब ठीक होने की राह पर है, हाँ मेरा देश बदलने वाला है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी के साथ में आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर एक पोस्ट का नियम लागू कर दिया गया है दोस्तों। राहुल गांधी ने एक बार फिर से सख्त लहजे में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि अपने जयपुर शिविर में यह फैसला लिया था कि एक व्यक्ति एक पद का नियम कांग्रेस पार्टी में लागू होने जा रहा है, और इसीलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत या किसी भी नेता के लिए 2 पद का नियम लागू नहीं होगा, जो नियम पहले लागू किया जा चुका है। यानी एक पद एक व्यक्ति का जो नियम है वही नियम सबके लिए लागू होगा। और ऐसे में दोस्तों अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जाएंगे, ये बात स्पष्ट कर दी गई है। उनकी तरफ से इशारों में ये बातें कही गई है। आपको बता दें कि इससे पहले अशोक गहलोत कह रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने को तैयार है अगर राहुल गांधी की इच्छा नहीं है तो, यानी अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते तो। गहलोत ने अपनी इच्छा जाहिर की है दोस्तों, लेकिन मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या आप मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देंगे, तो पहले उन्होंने मना किया, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारत जोड़ो यात्रा में और यहाँ से संकेत भेजा, जिसके बाद अशोक गहलोत ने अपने बयान को पलटते हुए कहा कि पार्टी में एक पद एक व्यक्ति का जो नियम है उस नियम का हम भी पालन करेंगे और भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी आज के दिन रेस्ट करने वाली है दोस्तों। और ऐसे में गहलोत चाहते थे कि राहुल गांधी दिल्ली आकर उनसे मुलाकात करे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं पर अशोक गहलोत के बयान के बाद माना जा रहा है कि राज्य के अंदर यानी राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी सबसे युवा नेता को इस बार मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी देने वाली है। टीवी न्यूज में छपी खबर के अनुसार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी तीनों के तीनों राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के साथ में उनके मुख्यमंत्री पद के लिए खड़े हैं दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि राज्य के अंदर परिवर्तन मुख्यमंत्री के पद पर दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी की अच्छी बात यह है कि एक अनुभव वाला व्यक्ति अशोक गहलोत जो कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो पार्टी को इससे फायदा पहुंचेगा। आप लोग क्या कुछ समझते हैं लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के इमामों से मुलाकात करने के लिए अचानक से मोहन भागवत पहुंचे हैं दोस्तों। जो मोहन भागवत और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के लोग मस्जिदों और मदरसे को शक की नजरों से देखते हैं, अचानक से उनका दिल बदलने लगा है और मस्जिद में जाकर आरएसएस प्रमुख ने इमामों से मुलाकात की है, जो अपने आप में एक अद्भुत और अप्रत्याशी कदम है। इससे पहले कभी भी कोई सोच नहीं सकता था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत दिल्ली में इस तरीके से मस्जिद में जाकर इमाम से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद दोस्तों 1.5 घंटे से ज्यादा समय से ये मुलाकात चली है। आपको बता दें कि मस्जिद के अंदर बंद कमरे में मोहन भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर अहमद इलियासी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख के साथ आरएसएस के चीफ की मस्जिद में इस तरीके की मुलाकात कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कर रही है कि सांप्रदायिकता की राजनीति हम भारत के अंदर खत्म करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और जनता से जबरदस्त समर्थन मिलने का सीधा मतलब यह है कि भारत जोड़ो यात्रा हमारी सफल होती जा रही है। और मोहन भागवत के इस तरीके से अचानक मस्जिद में जाकर इमाम से मुलाकात करने को भी कांग्रेस पार्टी के नेता भारत जोड़ो यात्रा की सफलता बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी यूथ मोर्चा के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने कहा कि अभी तो भारत जोड़ो यात्रा के मात्र 15 दिन हुए हैं,
है। सोचिए अगर 135 दिन और पूरे हो जाएंगे तो क्या होने वाला है। मोहन भागवत के मस्जिदों में इमामों की मुलाकात को लेकर श्रीनिवास बीवी की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि आगे आगे देखते रहिए होता है क्या, मिल रहे हैं कदम, जुड़ रहा है वतन और यही बड़ा कारण है कि बदल रहे हैं दिल। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। एक और बड़ी खबर ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक भारतीय जनता पार्टी समर्थित व्यक्ति को कहा था कि तूने भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की है, उसको लेकर फेक न्यूज फैलाया गया है, लीगल नोटिस थमाया जाएगा। इसके बाद पवन खेड़ा ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी है और उसके बाद इस मामले पर जल्द नोटिस सामने आएगा दोस्तों, और बीजेपी समर्थित इस व्यक्ति को कोर्ट में भी जाना पड़ सकता है। पवन खेड़ा ने खुद इसकी जानकारी दी है। वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना के अंदर बीजेपी का नेता एक बड़े कांड करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के नेता के सतीश कुमार को तेलंगाना पुलिस ने पैसों के धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। उन्होंने एक व्यक्ति से पैसा लेकर उसकी बेटी को मेडिकल सीट दिलाने का वादा किया था, ये आरोप लगे हैं। धोखाधड़ी का शिकार हुए व्यक्ति ने केस दर्ज कराते हुए पुलिस से इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कहा था, जिसके बाद बीजेपी के नेता सतीश कुमार को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। के सतीश कुमार बीजेपी के नेता है, तेलंगाना के जनगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में उनकी तस्वीरें भी हैं, जो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि बीजेपी के लोग इस तरीके के इलीगल काम में क्यों रोज पकड़े जाते हैं, एक दिन भी चैन से क्यों नहीं बैठ पाते। रोज के रोज इस तरीके की एक के बाद एक खबरें सामने आती रहती है दोस्तों, कभी किसी मामले में कोई गिरफ्तार, कभी किसी मामले में। और चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के दबदबे के बाद राज्य के अंदर बीजेपी सरकार वापसी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, अपने आप में एक बड़ा सवाल है दोस्तों। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री गायब हो गए हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि 2 प्रोफाइल पिक्चर शेयर कर रहे हैं, जिसमें पहला है बीजेपी हिमाचल प्रदेश, दूसरा है बीजेपी उत्तर प्रदेश। बीजेपी उत्तर प्रदेश में जो प्रोफाइल पिक्चर और पीछे कवर पिक्चर लगाई गई है उसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है, दोनों उप मुख्यमंत्री की तस्वीर है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सोशल मीडिया बीजेपी के अकाउंट से मुख्यमंत्री की तस्वीर गायब हो गई है। यानी सही हिमाचल प्रदेश के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं दोस्तों, वैसे वैसे मुख्यमंत्री को साइडलाइन करके बीजेपी पूरा चुनाव जेपी नड्डा जो खुद हिमाचल प्रदेश से आते हैं उनको और प्रधानमंत्री मोदी को सामने प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। और एक और बड़ी खबर यह है कि 24 यानी 2024 की जंग के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ मतभेद बुलाने को तैयार है ममता बनर्जी। शरद पवार ने इस बात के संकेत दिए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष एक बार फिर से एकजुट होने का प्रयास कर रहा है, इसी वजह से आपसी मतभेद को भुला देने की भी कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के साथ एकजुटता दिखाने की कोशिश करने वाली है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने यह दावा किया है। आपको बता दें कि शरद पवार कहते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ अपने आपसी मतभेद खत्म करने को तैयार है। वे राष्ट्र हित के लिए कांग्रेस पार्टी को विपक्षी एकजुटता का हिस्सा बनाने को तैयार है। पवार ने यह भी जानकारी दी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस पार्टी के पुराने सहयोगियों को कांग्रेस पार्टी को गठबंधन में लाने यानी बीजेपी के खिलाफ जो बड़ा मोर्चा बनेगा उसमें कांग्रेस पार्टी को लाने में कोई परहेज नहीं है। और यही बड़ा कारण है कि एक बड़े मोर्चे की तरफ लगातार विपक्ष रुख कर रहा है दोस्तों। केसीआर को लेकर भी आखिर चर्चाओं में आप देखेंगे कि जल्दी कुछ बड़ा फैसला सामने आ ही जाएगा। और एक और बड़ी अपडेट ये है कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को लेकर जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके बाद आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर कितनी ज्यादा तीखापन दोनों गुटों के बीच में है। शिंदे गुट और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के बीच में काफी ज्यादा तलखियां बढ़ गई है दोस्तों। एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि एकनाथ शिंदे दिल्ली गए हैं मुजरा करने के लिए। दरअसल वेदांता फॉक्सकॉन इन्वेस्टमेंट का ये मामला है, जिसमें दोस्तों वेदांता और फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट महाराष्ट्र के पुणे में लगाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन पता नहीं अचानक से क्या ऐसा हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले गुजरात के अंदर में ये यूनिट लगा दी गई है। यानी मुंबई से जो कई लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता था उसको गुजरात में शिफ्ट करा दिया गया है। और यही बड़ा कारण है कि विपक्ष के निशाने पर लगातार शिंदे गुट है दोस्तों, बीजेपी के लोग हैं। और उद्धव ठाकरे ने इसी मामले पर ये टिप्पणी की है। वहीं आपको बता दें कि एक पत्रकार की तरफ से राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से उद्योगपति के खिलाफ दिए जा रहे बयान पर रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद राहुल गांधी ने पत्रकार को जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उस पत्रकार से कहा कि मैंने सुना है कि आपके चैनल का मालिक भी बदल गया है। आप लोग जानते हैं किस न्यूज चैनल को राहुल गांधी ने फटकार लगाई होगी। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। इसी के साथ में टीआरएस पार्टी के नेता वाईएसआर ने एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मोदी जी का अजीबो गरीब मैजिक है। अडानी जी की इनकम एक दिन की 1600 करोड़ रुपए है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाले भारत में जो कर्जा है एक दिन का देश का वो 3500 करोड़ रुपए का है। और इसे मोदी मैजिक बताते हुए वाईएसआर ने सोशल मीडिया पर दोस्तों इस तरीके से टिप्पणी की है। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। वहीं पर एक ऐसा सिपाही सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था दोस्तों, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उनको खाने के लिए बहुत खराब क्वालिटी का सामान दिया जाता है। 26 साल के इस सिपाही की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया था दोस्तों, उसके बाद अब कार्रवाई करते हुए 600 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दिया गया है। फिरोजाबाद पुलिस लाइन के कैंटीन में मिल रहे खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाने वाले
वाले कांस्टेबल का गाजीपुर जिले में ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसकी दूरी फिरोजाबाद से 600 किलोमीटर दूर है। ट्रांसफर के नाम पर सजा देने की शायद ये कोशिश की गई है। लोग इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी सरकार को जवाब देना चाहिए। दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट ये है कि सरकार द्वारा घोषणा पत्र में किया गया पहला ही वादा झूठा साबित हुआ है। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का वादा मात्र घोषणा तक सीमित रह गया है। राकेश टिकैत की तरफ से 2 तस्वीर साझा की गई है, जिसमें पहले में लिखा है कि यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प समृद्ध किसान, जिसमें अगले 5 वर्षों में हम सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। बीजेपी के कृषि घोषणा पत्र में जो पहला वादा किया गया था वही वादा झूठा साबित हुआ है। राकेश टिकैत ने दूसरी तस्वीर साझा की है, जिसमें हिंदुस्तान अखबार की कटिंग लगाई गई है दोस्तों, और इसके अंदर न्यूज लिखा गया है कि किसानों को मुफ्त बिजली नहीं मिलेगा। अरविंद कुमार शर्मा ऊर्जा मंत्री, उनके इस बयान को हिंदुस्तान टाइम ने छापा है, जिस पर राकेश टिकैत ने इसका कटआउट निकालकर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहला वादा था वही वादा पूरा नहीं कर पा रही है सरकार, झूठ साबित हुआ है योगी सरकार का ये वादा। आप लोग समझ सकते हैं कि राकेश टिकैत किसानों के मुद्दे को 24 घंटा और 7 दिन उठाते रहते हैं दोस्तों, इसीलिए राकेश टिकैत के साथ में भारी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी रहते हैं, और यही बड़ा कारण है कि वो अपने आंदोलन को इतनी मजबूती से सामने रख पाते हैं। ऐसे में भाजपा सरकार क्या इसकी संज्ञान लेगी, या फिर मंत्री ने जब खुद ही बयान दे दिया है कि किसानों को मुफ्त बिजली नहीं, तो क्या उसके आगे कुछ और बचता है? कम से कम सवाल योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के दावे करने वाले नेताओं से जरूर होनी चाहिए। और जो लोग गोदी मीडिया में बैठकर योगी आदित्यनाथ सरकार के कामों को लेकर बड़े बड़े पुल बांधते हैं दोस्तों, उनको भी निष्पक्षता के नियम का पालन करना चाहिए और इस तरीके की खबरें शेयर करके योगी सरकार से सवाल पूछना चाहिए। लेकिन ये तो केवल एक उम्मीद ही है जो आप लगा सकते हैं, क्योंकि पिछले 8 साल से तो ये उम्मीद आज तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं पर गुजरात युवा कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है दोस्तों। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने एक गाड़ी का इंतजाम किया है, जिसमें परिवर्तन यात्रा कांग्रेस पार्टी के लोग करने जा रहे हैं। राहुल गांधी की बड़ी बड़ी तस्वीर के साथ कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों को पूरे गाड़ी पर लिखकर सजा दिया है। एक और बड़ी खबर की माने तो $1 की कीमत 80 रुपए बहुत पहले पार कर चुका है, और अब 81 के आसपास इसकी कीमत आती जा रही है दोस्तों। और कई सारे आंकड़े ये बताते हैं कि पीछे दिन $1 की कीमत 81 रुपए से ऊपर पहुंच गई थी। एक और बड़ी खबर ये है कि पंजाब के अंदर 3 घंटे तक रेल रोको आंदोलन किया गया दोस्तों। BKU उग्रहा की तरफ से ये किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी सरकार से उनको उम्मीद थी, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार से उन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस जाहिर किया है। आपको बता दें कि तस्वीर साझा करते हुए ये जानकारी लोकल मीडिया की तरफ से दी गई है दोस्तों। और एक और बड़ी अपडेट की माने तो छत्तीसगढ़ के अंदर अपनी कार पर जय सिया राम लिख रखा था, लेकिन शराब की तस्करी कर रहा था बीजेपी का नेता गिरफ्तार हो गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में बीजेपी के RTI प्रकोष्ठ के नेता पकड़े गए हैं दोस्तों। शराब की तस्करी करते हुए पकड़े जाने पर बीजेपी के आरोपी नेता ने बड़े नेताओं की पहचान की धौंस दिखाई। आरोपी नेता की गाड़ी से बड़े बड़े अक्षर में जय सिया राम और सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ बीजेपी छत्तीसगढ़ लिखा हुआ था। रायपुर के चिचोला पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिलने के बाद इस तरीके से कार्रवाई की है और पूरी तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और पूर्व मंत्री राजेश मूणत के साथ जयराम दुबे की तस्वीर भी वायरल हो रही है। एक और बड़ी खबर की माने तो जिस इमाम के साथ में RSS के चीफ की मुलाकात हुई है दोस्तों, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही अटपटा सा बयान दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा बीते दिन गुरुवार को दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे थे। ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बने इस मस्जिद के बंद कमरे में भागवत करीब 1 घंटे तक चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ बात करते रहे। डॉक्टर इलियासी ने कहा कि हमारा DNA एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। RSS प्रमुख के उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली के मदरसा ताजवीदुल कुरान का दौरा किया था। वहाँ वे बच्चों से भी मिले हैं। मुलाकात के ठीक बाद भास्कर ने चीफ इमाम से बात करते हुए RSS के चीफ से इस बारे में सवाल करते हुए कहा कि आप मोहन भागवत को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो उन्होंने दोस्तों आगे टिप्पणी करते हुए कहा कि RSS के चीफ राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं। उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक कार्यक्रम में उनके बुलावे पर आए थे। यानी दोस्तों एक ही मुलाकात में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने लगे हैं, राष्ट्रपिता राष्ट्र ऋषि बताने लगे हैं। आप लोग इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे लिखकर जरूर बताएगा। ओवैसी ने इस पर ट्वीट करते हुए इस पर अपना मैसेज देते हुए कहा कि वो अभिजात वर्ग के हैं, उनको जमीनी हकीकत के बारे में जानकारी नहीं है। इसी के साथ में उद्धव ठाकरे ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस का ये अंतिम चुनाव होगा। जवाब मिला 2.5 साल से मुझे खत्म करने की कोशिश हुई है, लेकिन कभी नहीं कर पाओगे। महाराष्ट्र के अंदर BMC इलेक्शन से पहले लगातार जुबानी जंग तेज होती दिखाई दे रही है। दोनों नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और कहीं न कहीं एक तरीके से बड़ा संकेत दिया गया है कि BMC इलेक्शन में काफी कुछ होने वाला है। इस बार के चुनावों में देखते हैं दोस्तों किसके पक्ष में जनता अपना वोट करती है। एक और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि PFI पर बैन लगाने में इतनी देरी क्यों की जा रही है। दरअसल 23 ठिकानों पर पूरे देश भर के अंदर PFI के छापेमारी की गई है। लोकल पुलिस से लेकर NIA ने छापेमारी की है दोस्तों, और इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसी मामले पर बयान देते हुए कांग्रेस पार्टी के भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर जो कार्रवाई की जा रही है हम लोग
पूछना चाहते हैं कि PFI पर आखिरकार बैन क्यों नहीं लगाया जाता। भारत सरकार को इस मामले पर जवाब देना चाहिए। वहीं पर अडानी के भाई बने भारत के सबसे अमीर NRI। मोदी राज में दोनों भाइयों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, दुनिया के दूसरे और एशिया के सबसे पहले अमीर व्यक्ति गौतम अडानी के भाई की संपत्ति भी बहुत तेजी से बढ़ी है। उनके भाई विनोद शांतिलाल अडानी सबसे अमीर NRI हो गए हैं, यानी ऐसे भारतीय जो बाहर रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा अमीर हो गए हैं विनोद शांतिलाल। हाल के अंदर IIFL रिसर्च लिस्ट में जानकारी दी गई है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि विनोद शांतिलाल अडानी NRI हैं और दुबई में रहते हैं। वो दुबई, सिंगापुर, जकार्ता में ट्रेडिंग बिजनेस संभालते हैं, जहां पर एक और गौतम अडानी की संपत्ति में कुछ सालों के अंदर अकूत इजाफा हुआ है। तो वहीं पैसा कमाने की फहरिस्त में उनके भाई भी कम नहीं है, उनका भी जमकर विकास हो रहा है। आप लोग इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। आपको बताते चले कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को विधायक और मंत्री के तौर पर अयोग्य घोषित करने की मांग की अर्जी को खारिज कर दिया था। के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से रिस्पांस देता है सुप्रीम कोर्ट। वहीं पर शिवसेना का कोई गुट शिवाजी पार्क में नहीं कर पाएगा दशहरा की रैली। BMC ने उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट दोनों का तगड़ा झटका देते हुए किसी को इजाजत नहीं दी है। दोस्तों, दरअसल मुंबई के BMC ने शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट में से किसी को शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। BMC ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए शिवसेना के दोनों गुटों को 5 अक्टूबर को दशहरा रैली की अनुमति नहीं दी है। BMC के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने इसकी पुष्टि कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार BMC के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय पुलिस थाने में BMC को सौंपी गई एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर किसी भी गुट को शिवाजी पार्क में रैली की अनुमति दी गई तो रैली के दिन दोनों गुटों के बीच में राजनीतिक टकराव या संघर्ष की संभावनाएं हैं। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हाल फिलहाल के अंदर ही दोनों गुटों के बीच में काफी ज्यादा हिंसक झड़प देखने को मिली थी। हाल फिलहाल के अंदर ही दोस्तों दादर और नागरा हवेली के अंदर गोलीबारी की घटना के बाद तनाव की स्थिति हो गई थी। क्षेत्रीय पुलिस को इस मामले पर कानून व्यवस्था ठीक रखने के लिए ये फैसला लेना पड़ रहा है। देखते हैं उद्धव ठाकरे गुट और शिंदे गुट आगे क्या कुछ कदम उठाता है। वहीं दोस्तों, बिल्किस बानो केस में दोषी रिहाई के बाद गवाहों को धमकाने लगे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित को लिखे गए खत में बिल्किस बानो के केस में गवाह ने अपनी जान को खतरा बताया है। गवाह ने कहा कि उन्हें मारने की धमकी दी जा रही है। 15 अगस्त को 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कार और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दोषी को गुजरात सरकार ने जेल से रिहा कर दिया था। बिल्किस बानो केस के गवाह रहे इम्तियाज घांची गुजरात के एक गांव में रहते हैं, जहां पर उन्हें देवगढ़ बरिया क्षेत्र के अंदर 19 सितंबर को लिखे पत्र में जानकारी दी गई है कि 15 अगस्त को सिंधवड़ देवगढ़ बरिया से जब लौट रहे थे तब उनको रास्ते में रोककर धमकी दी गई है। इम्तियाज ने कहा कि शाह के इशारे पर ये सब किया गया है, यानी दोस्तों अपराधियों में बिल्कुल भी डर नहीं है। इस तरीके से गवाहों को हड़काने, उनको धमकाने की कोशिश की जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा गया है। उम्मीद है कुछ कार्रवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेंगे। वहीं पर यूपी के अंदर खिलाड़ियों को शौचालय में खाना परोसने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर भी शर्मनाक तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर शौचालय साफ करने के लिए छात्राओं से कहा गया है। दोस्तों, और इसी मामले पर अब कार्रवाई की बातें कही गई है। वहीं पर कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव, गौरव बल्लभ बोले, कहा शशि थरूर ने जो फैसला लिया है मेरे और करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिल को काफी दुख पहुंचा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा कि सार्वजनिक चर्चाओं से जो 2 नाम सामने आ रहे हैं उनमें कोई तुलना नहीं है। गहलोत के पास 45 साल का बेदाग राजनीतिक करियर है, जबकि थरूर ने सिर्फ कार्यकर्ताओं का दिल दुखाने का काम किया, इसके तरह उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वहीं पर SY कुरैशी, नजीब जंग सहित अन्य प्रतिष्ठित मुस्लिमों से मुलाकात करने के लिए RSS के चीफ मोहन भागवत पहुंचे हैं। दोस्तों, यानी मोहन भागवत ने मात्र इमामों से मुलाकात नहीं की है, बल्कि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल जो बताए जाते हैं नजीब जंग, SY कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, उनसे भी मुलाकात की गई है। नजीब जंग जो दिल्ली के गवर्नर हुआ करते थे, उनसे भी मुलाकात की गई है। दोस्तों, और इस दौरान गौ हत्या सहित अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चाएं बताई जा रही हुई है। वहीं पर यूपी के अंदर एक शर्मनाक तस्वीर वायरल हुई। दोस्तों, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शर्मनाक ये तस्वीर है, जिसका व्याख्यान भी हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन योगी आदित्यनाथ के शासन पर सवाल खड़ा करते हुए RJD ने कहा कि ये घटना यूपी की हुई है, इसलिए जंगल राज नहीं है। बिहार में अगर इस तरीके की घटनाएं होती, बलात्कार जैसी घटनाएं होती और पीड़िता का इस तरीके से अपमान होता, तो शायद जंगल राज घोषित कर दिया जाता। यानी गोदी मीडिया के लोग बिहार में जंगल राज घोषित करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन यूपी के अंदर योगी सरकार के कानून व्यवस्था पर कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं है। एक और बड़ी खबर की माने तो हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला रखा सुरक्षित। 10 दिन तक हुई सुनवाई। हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रखा है। साथ ही पीठ ने कहा है कि अब भी जिनको लिखित दलील देनी है वो दे सकते हैं। इस पूरे मामले पर विस्तार में जानकारी इकट्ठा की जाएगी और विस्तार में चर्चा करने के बाद अंतिम फैसला दिया जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़े चर्चा का विषय ये है कि क्या हिजाब
शराब इस्लाम का इसेंशियल पार्ट है। अगर इसेंशियल पार्ट घोषित हो जाता है तो उसको आर्टिकल 27 के तहत प्रोटेक्शन मिल जाएगा, फंडामेंटल राइट के तहत प्रोटेक्शन मिलेगा और किसी भी सरकार को फिर हिजाब बैन कराने की शक्ति नहीं होगी, फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाने की कोई शक्ति नहीं होगी। हालांकि ये सारा मामला इस बात पर टिका हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से इंटरप्रेट करता है। दोस्तों वहीं आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी खबर ये आई है कि शराब को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दुनिया में 196 देश हैं जिसमें 800 करोड़ लोग रहते हैं। 196 देशों में शराब पीने की आजादी है, केवल 6.5 करोड़ की आबादी वाले गुजरात में शराब प्रतिबंधित है। यानी गुजरात के अंदर दोस्तों एक तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता ने शराब बंदी पर सवाल खड़ा करते हुए शराब का समर्थन किया है। देखते हैं जनता इसे किस तरीके से ट्रीट करती है, किस तरीके से जनता इसे समझेगी। आगे भी इसी तरीके की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ लगातार बने रहिए। इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देख रहे थे आप लोग का अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।